नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो पता है आज आपको अपना कौन सा ट्रेनिंग है? व्हाट? कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू एलएलपी। कैन यू टेल मी व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? When two or need not to be three, two or more, we always say two or more persons start a business together for a common objective, common business, common objective is of earning a profit. So it is known as a partnership firm in a very simplified or layman language. What is LLP? Oh, full form नहीं पूछा मैंने. I asked what is LLP. पार्टनरशिप का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है. ओके गुड. एलएलपी का तुम्हारा हो चुका है ना सेशन? राम सर हैज ऑलरेडी टेकन ना व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज एलएलपी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. वर यू गाइस अवेलेबल इन दोज लेक्चर्स? रिकॉर्डिंग्स भी है उसके, रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखे होंगे ना. महान हो तुम लोग, अगेन सर्वज्ञानी लोग साक्षात यहाँ बैठे हैं. कैसे तुम लोग किसी और के लेक्चर्स को देख लोगे? ओके, एनीवेज नॉट एन इशू. आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके एक बार लेक्चर देख लेना राम सर का, जहां पे उन्होंने एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीजें पढ़ाई है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ देयर इज अ क्लाइंट who is having a business of partnership firm and wants to convert his business to LLP, then how can we do that? So the conversion is a very simple process defined under the law. अब जब पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन से लॉ में डिफाइन किया रहेगा? पार्टनरशिप फर्म लॉ में या फिर एलएलपी लॉ में? एलएलपी लॉ में, करेक्ट है. तो एलएलपी के लॉ में लिखा हुआ है प्रोसेस कि आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. Let's not started. So today we are going to learn how can we convert a partnership firm into an LLP. It's a very simplified process to convert any partnership firm to an LLP. The only thing is that certain rules, certain regulations, certain requirements is laid down in the law which you have to follow. That's all. Nothing else you have to do. So अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ का जो मैंने जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो नाम दिया हुआ है आपके चैप्टर का या आपके टॉपिक का, that is Form 17 conversion of partnership firm to LLP. So Form 17 is one of the form to convert the partnership firm into an LLP. ठीक है, it's one of the form, it's not the only form. So if I have to ask you a very simple question, if we have to incorporate an LLP, what are the steps which we follow to incorporate a LLP? What steps do we follow? Step number 1, name reservation of the LLP through form run LLP. Step number 2. Step number 2. Form fill is the second step where you file the form with the ROC, where ROC will approve your form and the LLP will be incorporated. And step number 3 is Form 3 LLP agreement filing with ROC. These are the normal incorporation of an LLP that you will learn in a different lecture. Here what we are learning, if I have to convert a partnership firm to LLP, तो क्या मुझे मेरी LLP का नाम ढूंढना पड़ेगा? हाँ कि ना? नाम लेना पड़ेगा मुझे एलएलपी के लिए, लेकिन लेना पड़ेगा क्या? लेना पड़ेगा ना? पड़ेगा ना. बिना नाम के मैं कैसे एलएलपी बनाऊं? बेनामी एलएलपी बनाऊं मैं, विदाउट नेम वाली एलएलपी. तो से फॉर एग्जांपल मेरे पार्टनरशिप फर्म का नाम था ABC पार्टनरशिप फर्म. दैट वाज द नेम ऑफ माय पार्टनरशिप फर्म, ABC पार्टनरशिप फर्म. Now I want to convert this partnership firm into an LLP. So my name should be ABC LLP. Correct ना? This is how it has to happen. So LLP नाम के आगे लगवाने के लिए LLP का रिजर्वेशन तो लेना पड़ेगा नेम का. So that we have to do. That is the very utmost thing to start or to convert LLP. समझ में आ रहा है आप लोगों को? So
सबसे पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई क्यों पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के एलएलपी सिलेक्ट करेगा। कैन यू गाइस गिव मी एनी आंसर कि कोई क्यों पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के या कन्वर्ट करना चाहेगा अपने पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में? यस, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। दैट मीन्स अगर आपके फर्म ने लोन लिया हुआ है एंड दे आर अनेबल टू रीपे, तो पार्टनर्स को अपने जेब से पैसे लाके लगाने पड़ेंगे, अपने घर को बेचना पड़ेगा और आउटसाइडर्स की लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का, दैट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। बराबर। और बताओ, मुझे फंड रेज करना है, हाउ कैन आई रेज द फंड? इन द एलएलपी और इन द पार्टनरशिप फर्म? बिजनेस एलएलपी ना। कल को पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर्स अगर छोड़ के निकल जाएंगे, बराबर ना। तो जो थर्ड पार्टी है जिसका लॉस होने वाला है, किसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा, कैसे एक्शन लेगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारी चीजें आ जाती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी आ जाती है। इसके लिए लोग बोलते हैं टेंशन पालना ही नहीं है। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटी में जाएंगे, सो एनीथिंग हैपेंस टू एनी आउटसाइडर और थर्ड पार्टी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। क्योंकि आप पर्सन ओरिएंटेड नहीं होते हो, आप एंटिटी ओरिएंटेड होते हो अगर आप कॉर्पोरेट फॉर्म में जाते हो तो। सो कॉर्पोरेट एंटिटी ओवर एनी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। अंडरस्टूड? So there are given various reasons for which the people convert their partnership firm into LLP. The very first reason, management flexibility. अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? पार्टनर से मैनेज करते हैं, बराबर ना। मैं ही पार्टनर हूं, मैं ही बिजनेस को मैनेज करूंगी, मैं फ्रॉड भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये एलएलपी होगा तो शायद मैं फ्रॉड करने के लिए डरूं, पहले तो। दूसरा, एलएलपी के बिजनेस को मैनेज करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर द ऑथोराइज्ड पार्टनर्स टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कितना टर्नओवर बुक करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? एलएलपी के रिलेशन में जो भी डिसीजन लेना है, कौन डिसीजन लेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। पार्टनर्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो एलएलपी एंजॉयज ऑटोनॉमी ऑफ डेली ऑपरेशंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी बियॉन्ड द एलएलपी एक्ट्स कॉन्स्टेंट्स। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि भाई आपको जैसे बिजनेस मैनेज करना है वैसे मैनेज करो, बट थिंग इज दैट इट हैज टू बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ। और इजी है, आपका मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एकदम सिंप्लीफाइड है। अगर 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो तीनों पार्टनर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है कि पार्टनर ए विल डू दिस एक्टिविटी, पार्टनर बी विल डू दैट एक्टिविटी, पार्टनर सी विल डू दैट एक्टिविटी। क्यों अभी? Okay, and the next point, why one should convert a partnership firm into LLP, that is a perpetual succession. This is the utmost important feature of any corporate entity. अब देखो ना, 2 पार्टनर्स थे, चलो 3 पार्टनर थे, ए बी सी। पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। अब 3 पार्टनर की डेथ हो गई, तीनों पार्टनर एक ट्रिप पे गए थे, गोवा वगैरह घूमने के लिए गए थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, मर गए 3 के तीनों पार्टनर। बताओ पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? खत्म ना, बंद हो गई ना। अच्छा, इनमें का एक पार्टनर भी मर गया और बाकी के 2 पार्टनर ने डिसाइड किया नहीं कंटिन्यू करना है हमको बिजनेस, देन खत्म। अच्छा, 2 पार्टनर मर गए, अब क्या? एक पार्टनर बचा है, कैन ही कंडक्ट अ बिजनेस इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म? क्यों? मिनिमम 2 चाहिए। अब कितना बचा है? खाली एक ही बचा है। सो इन दैट सिनेरियो योर पार्टनरशिप फर्म सीज्ड टू एग्जिस्ट, बंद हो गया, अब वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एलएलपी है, एलएलपी के भी 3 पार्टनर है, एलएलपी के 3 पार्टनर है पी क्यू आर, एलएलपी के ये पार्टनर है पी क्यू आर। ये लोग भी कहीं जा रहे थे, सिंगापुर जा रहे थे, फ्लाइट से जा रहे थे। अभी एलएलपी बोला तो थोड़ा बड़े लोग दिखाने चाहिए, गरीब अमीर लोग दिखाने चाहिए। सो पी क्यू आर है, ये लोग कहाँ जा रहे थे? फ्लाइट से सिंगापुर जा रहे थे पिकनिक मनाने के लिए। फ्लाइट क्रैश हो गई, 3 की तीनों की डेथ हो गई। हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले तो एक्नॉलेज करो कि हो सकता है, फ्लाइट क्रैश हो सकती है। अब 3 के तीनों की डेथ हो गई, बताओ एलएलपी बंद हो गई क्या? एलएलपी नहीं बंद होती है, क्योंकि तुमने अगर एलएलपी टाइप ऑफ एंटिटी में जब तुमने एलएलपी पढ़ा रहेगा तो उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है, जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो एलएलपी जो एलएलपी है, जो बिजनेस है फर्म का, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और जो पार्टनर्स है जो एलएलपी को बनाते हैं, दे आर द सेपरेट पर्सन्स, बराबर ना। तो इनके मरने से एलएलपी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि एलएलपी का अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस है। एलएलपी का खुद का पैन है ना,
हाँ, तो एलएलपी इनके मरने से मतलब इनका मरना इनका जीना एलएलपी के मरने जीने पे डिपेंड नहीं होता है। ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, कौन ये एलएलपी है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। दैट मीन्स पार्टनर में डाई, पार्टनर में लिव, पार्टनर में कम, पार्टनर में गो, एलएलपी विल गो ऑन फॉरएवर। समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप फर्म में ये एडवांटेज नहीं है परपेचुअल सक्सेशन का, इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मतलब क्या होता है, आपके पार्टनर्स के आने से पार्टनर्स के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता एलएलपी को। एलएलपी विल सर्वाइव थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ, अनलेस लॉ उसको बंद करे, एलएलपी इज नॉट गोइंग टू शट। एलएलपी चलता रहेगा, पार्टनर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर नहीं रहेंगे तो एक्सट्रीम सिचुएशन में गवर्नमेंट आरओ से खुद से अपॉइंट करते हैं पार्टनर्स एंड बिजनेस कंटिन्यू होता है। बट पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं है, पार्टनर्स मर गए, एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट किसको मिलता है, एलएलपी को मिलता है। एलएलपी इन द सेंस इट्स अवेलेबल टू ऑल द कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ एंटिटी। सो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, वॉट एवर कंपनी इट इज, दिस बेनिफिट विल बी गिवन टू ऑल द टाइप ऑफ कॉर्पोरेट entities. Perpetual succession, what does it mean? और कोई? The life of the LLP is not determined by the life of their partners. Correct? इन्वेस्टमेंट अपील, देखो अगर आपके पास कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटी है तो जो थर्ड पार्टी या इन्वेस्टर है, he might feel that he should be investing in your business. अगर आपकी एलएलपी का बिजनेस सच में बहुत अच्छा चल रहा है तो आउटसाइडर आएगा एज अ पार्टनर, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। पार्टनरशिप फर्म में nobody would have any interest। क्या पता पार्टनरशिप फर्म को इन्वेस्टमेंट दे दिया, वो पैसे लेके चार के चारों पार्टनर फरार। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, होने के चांसेस तो यहां पर भी है। कोई एक पार्टनर पूरा का पूरा पैसा लेके गायब हो सकता है, बट इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, द इन्वेस्टर विल फाइल अ सूट ऑन द एलएलपी एंड एलएलपी से ही कैन रिकवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। एटलीस्ट रिकवरी पॉसिबल होती है, अट्रैक्टिव होता है इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। तुम प्रोप्राइटर हो, जाके इन्वेस्टमेंट मांग के लेकर आओ 50 करोड़ का, यू आर अ प्रोप्राइटर और यू आर अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, गो एंड डिमांड और गो एंड आस्क फॉर अ 50 CR ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, सी विल दे गिव यू इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो तुम्हें क्या लगता है, देंगे इन्वेस्टमेंट? नहीं देंगे, क्यों? एक तो बहुत छोटे लोग हैं, भरोसा नहीं है पैसे लेके क्या करने वाले हैं, पैसे लेके रिपे करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी नहीं पता, तो लोन वगैरह भी इनको जल्दी नहीं मिलता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एंड देन दे गेट इट। एक तो ग्रोथ लिमिटेड होता है इनका, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का। प्रोप्राइटर ग्रो कर करके कितना ग्रो करेगा, पार्टनरशिप फर्म ग्रो कर करके कितना ग्रो करेगी, वो लोग नेशनल मल्टीनेशनल लेवल पे नहीं जा सकते। बट येस, इफ इट इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटी लाइक कंपनी और द एलएलपी, दे कैन गो टू द multinational level also. Multidisciplinary collaborations, LLP enables professionals from diverse field to collaborate, offering a unique advantage। तो यहाँ पे क्या होता है मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग फील्ड के लोग साथ में आके कोलैबोरेट कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के लोगों को सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सो एलएलपी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का, एक्सपेंशन का। हेलो, इसके लिए लोग कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में पार्टनरशिप फर्म को। एक जमाने में था पार्टनरशिप फर्म बिजनेस था कि भाई ये बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस है, लेकिन आज का वो जमाना नहीं है। हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। हेलो, यहाँ पता है ना, इतना 21st सेंचुरी में है हम लोग। कितने फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कितने फास्ट बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, कितने नए नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं मार्केट में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटी। तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट तभी मिलेगा जब आपका सच में बिजनेस का नाम होगा, जब आपकी बिजनेस कॉर्पोरेट फॉर्म में होगी। इन्वेस्टमेंट आपको कोई देने के लिए आएगा भी नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म में रिजेक्ट। ऐसे भरोसा ही नहीं होता ना लोगों को, नहीं होता है भरोसा। एंड भरोसा जहां पे नहीं है, इंसान वहीं पे पैसे नहीं लगाता है। हेलो,
समझ रहे हैं आप लोगों को? सो देयर आर मोर थिंग्स जहां पे आप पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंडीशंस लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या कंडीशन है? तो सबसे पहला क्या बोला, देखो ये जो कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं ना कि हम पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे, वो सेक्शन नंबर 55 में लिखा हुआ है। अब जब सेक्शन नंबर 55 आप पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 55 में लिखा रहेगा, जैसा शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको एलएलपी, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में आप कन्वर्ट करोगे। समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 55 एक लाइन का सेक्शन है, 1 लाइन का सेक्शन है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। शेड्यूल 2 को रेफर कर दो, वाला शेड्यूल 2 पढ़ो, शेड्यूल 2 में सारी चीजें लिखी हुई है कि आप कब अपने पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको दोनों चीजें फॉलो करनी है, सेक्शन 55 भी फॉलो करना है और शेड्यूल 2 भी फॉलो करना है टू कन्वर्ट योर पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी। ठीक है। सेकंड क्या बोला है, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल बिकम द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। मतलब अगर मैं आपको बता रही थी ए बी सी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, बोलो कौन कौन? ए बी एंड सी। तो यही 3 पार्टनर क्या बनेंगे? आपके एलएलपी के पार्टनर बनने चाहिए। आप डी को लेके एलएलपी नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते हो कि नहीं हम एबीसी तो पहले से ही थे, चलो डी को भी लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं। नहीं, लॉ बोलता है ऐसा अलाउड नहीं है। लॉ ने क्या बोला, स्टार्टिंग में जब आपके पार्टनरशिप फर्म में जब आप कन्वर्जन कर रहे थे तो आपके पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स थे? 3। तो आपकी एलएलपी में भी कितने पार्टनर्स होंगे? डज इट मीन कि आगे जाके मैं कभी पार्टनर चेंज नहीं कर पाऊंगी, एडलेस नहीं कर पाऊंगी? डज इट मीन दैट? नो। देन व्हाट डज इट मीन? कन्वर्जन के बाद आप कर सकते हो, कन्वर्जन के बाद आप पार्टनर को ऐड भी कर सकते हो, पार्टनर को रिमूव भी कर सकते हो। एवरीथिंग कैन हैपन आफ्टर कन्वर्जन, बट बिफोर कन्वर्जन यू हैव टू इंश्योर कि अगर मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर है और जब मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट करती हूँ एलएलपी में, तो एलएलपी में भी कितने पार्टनर होने चाहिए? कौन से 3? एबीसी के एबीसी ही होने चाहिए ना? पीक्यूआर एमएनओपी होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए। तो पार्टनर चेंज भी नहीं होना चाहिए, पार्टनर ऐड भी नहीं होना चाहिए, पार्टनर लेस भी नहीं होना चाहिए। 3 मतलब एज इट इज 3 जाने चाहिए एलएलपी में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 3 पार्टनर है एबीसी, जिसमें से सी नाटक कर रहा है, बोलता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए एलएलपी, मैं नहीं कन्वर्ट करेगा एलएलपी में, तो अभी क्या करोगे? AB cannot convert now because they have 3 partners and C is not allowing to convert the firm into LLP. Then what will you do? परफेक्ट। पहले उसको पार्टनरशिप से निकालो कि सर आप अपना शेयर लो और भागो इधर से। सी को पहले निकालो, फिर बचा कौन? भी पार्टनरशिप फॉर्म में ए बी बचे। अब ए बी मिलकर क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। समझ रहा है क्या? हाँ। फिर क्या है? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पार्टनर्स टू होल्ड अ वैलिड डीएससी। ये तो पता है आप लोगों को, बिना डीएससी के तो हमारी जिंदगी में आरओसी में कुछ होता ही नहीं, तो डीएससी होना चाहिए। एंड डीपिन की बात करते हैं, डीपिन मतलब कोई बता सकता है? फुल फॉर्म तो बता दो कम से कम। Designated partners identification number is known as DPIN in shortcut. It's nothing but your DIN number only. जो डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये वही है, खाली क्योंकि हम एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं, वी डोंट से इट इज अ डायरेक्टर, सो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? डी पिन होता है। तो जरूरी नहीं है, देखो आपको लगता है कि मेरे पास डी पिन रहेगा तो उसके बाद में इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट करूंगा, नो। एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन यू विल गेट द डिन नंबर। तो अभी आपके पास अभी ए बी सी के पास क्या नहीं है? डी पिन नंबर नहीं है, तो इनको पहले डी पिन लेते हैं उसके बाद कन्वर्ट करते, जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू वाइल कन्वर्टिंग योर फॉर्म फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म टू एलएलपी, यू विल ऑब्टेन द डिन नंबर। उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंश्योर करना है कि इनके पास क्या होना चाहिए? डिन नंबर होना चाहिए। द पार्टनरशिप फॉर्म टू बी कन्वर्टेड मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट। आपको द महाराष्ट्र स्टेट में इट इज कंपल्सरी टू हैव द पार्टनरशिप फर्म शुड हैव अ रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र स्टेट में इट इज कंपल्सरी एंड फॉर अदर स्टेट्स इट इज ऑप्शनल। तो अगर आप महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस आरओएफ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्टर होना चाहिए। बहुत बार होता है कैसे है, क्योंकि देखो आरओएफ में कैसे है ना, सारा चीज फिजिकली होता है, मतलब आपको डिजिटल ज्यादा कुछ है नहीं उनका, आपको जाना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, चेंजेस होंगे तो उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 2-3 साल के बाद या 4-5 साल के बाद आराम से रजिस्ट्रेशन आ जाएगा।
मतलब if today you are going to apply for the registration of a partnership firm, you will get your registration after 3-4 years आराम से. तब तक आप वेट नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे ना, वेट करोगे आप, बिजनेस नहीं करोगे. माई क्वेश्चन, क्या करोगे? यू विल स्टार्ट बिजनेस ना, यू विल स्टार्ट बिजनेस. तो पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन लेना इज वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग. क्यों डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है? क्योंकि वो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुए, अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं करने पा रहे. एक बार ऐसा था कि कंपनीज भी इनकॉर्पोरेट वैसे ही होती थी, आपको आरओसी में जाके लाइन लगाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, वो क्वेरी निकालेंगे, ये गलत है इसको चेंज करके लाओ, फिर जाओगे आप, फिर क्वेरी रिजॉल्व करोगे और फिर जाके सबमिट करोगे. अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रजिस्टर अ कंपनी. लेकिन आज हम कंपनी कितने दिन में रजिस्टर करते हैं? आराम से 1-2 हफ्ते में हो जाता है रजिस्ट्रेशन विद द नेम इंक्लूडिंग द नेम, रिजर्वेशन, टाइम पीरियड, एवरीथिंग. आराम से 15 दिन में हो जाता है रजिस्ट्रेशन. पहले नहीं होता था. अभी कितना इजी हो गया ना कंपनी बनाना, एलएलपी बनाना आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम लोग कभी आरओसी में गए ही नहीं है, जाके फॉर्म ऐसा सब फिजिकली सबमिट किया ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था. आज आपके पास कितना ईज ऑफ एक्सेस है, यहां बैठे बैठे आप कहां कहां की कंपनी नहीं बना रहे हो. यस और यस. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट करना है तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट. बट आई कैन से यू दैट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है, स्टिल यू कैन कन्वर्ट योर एलएलपी इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, सॉरी, स्टिल यू कैन कन्वर्ट योर पार्टनरशिप फॉर्म इनटू द एलएलपी. हाँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग नालायक, मैंने उल्टा बोला. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे पार्टनर का कंसेंट होना बहुत जरूरी है. सारे पार्टनर मतलब वो एबीसी है, इन तीनों का अप्रूवल होना जरूरी है. एक स्टेटमेंट बनता है जिसपे तीनों अग्री करते हैं, साइन करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कर क्या रहे ये लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं. हाँ, तो उसमें लिखा होता है कि वी आर गिविंग आवर कंसेंट टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एन एलएलपी. तो वो स्टेटमेंट भी जरूरी है. फिर उसके बाद क्या है, एलएलपी मस्ट हैव द सेम पार्टनर, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. उसके बाद आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज, नॉट एन इशू. डिन नंबर होना चाहिए. जितने भी लोग मेन पार्टनर बनेंगे, वर्किंग पार्टनर बनेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, उनका डिन आना चाहिए. कैसे आएगा मैंने वो भी आपको बता दिया है. अब प्रोसेस क्या है कन्वर्ट करने का, तो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा. हाउ डू यू अप्लाई फॉर द नेम रिजर्वेशन? एमसीए के पोर्टल पे जाना है, लॉग इन करना है और यहाँ पे फॉर्म रन एलएलपी करके एक फॉर्म ओपन होता है, वो फॉर्म रन एलएलपी आपको ओपन करना है. उसके लिए उसमें आपको मिनिमम 2 नाम, अच्छा मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 2 नाम दोगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपका रिजेक्ट होता है तो सेकंड प्रेफरेंस शायद आपका सिलेक्ट हो जाए. हेलो, तो मिनिमम आप 1 नाम से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल क्या होता है कि आप 2 नाम के साथ अप्लाई करो. तो आरओसी को जो मोस्ट सूटेबल नाम लगेगा आपकी फॉर्म का, आरओसी क्या करेगी, उसको अप्रूव करेगी. ठीक है. अब जब आप ये करोगे, रन एलएलपी का फॉर्म भरोगे, जब आप रन एलएलपी का फॉर्म भरोगे फॉर व्हाट, रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी. अच्छा, रन का फुल फॉर्म भी सुन लो, ये है रिजर्व यूनिक नेम. पहले कंपनीज का भी नाम रिजर्व करने के लिए रन फॉर्म में भरा जाता था, अभी किसमें चेंज हो गया है, वो स्पाइस पार्ट ए हो चुका है अभी वो. सो रन एलएलपी में आप क्या कर सकते हो, रन एलएलपी में आप 2 नाम के साथ एप्लीकेशन कर सकते हो. लेकिन जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे न्यू इनकॉर्पोरेशन, तो वो नया इनकॉर्पोरेशन पे लेके जाएगा. दैट इज द रॉन्ग थिंग. वी आर डूइंग कन्वर्जन, वी आर नॉट डूइंग द न्यू इनकॉर्पोरेशन. कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो कन्वर्जन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू एलएलपी. तो आप किसको किस में कन्वर्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एलएलपी में. बहुत बार ऐसा आएगा, अनलिस्टेड कंपनी को हम एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल. यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि हम क्या कर रहे हैं, तो कन्वर्जन कर रहे हैं. तो लोगों का प्रैक्टिस क्या होता है, न्यू रिजर्वेशन, न्यू नेम रिजर्वेशन के चक्कर में ना गलती से वो न्यू सिलेक्ट करके अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, सो ना दैट, उसको आप कन्वर्जन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए फिर आपको नया एप्लीकेशन करना पड़ेगा. नए एप्लीकेशन में आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन कन्वर्ट. हेलो, तो ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही ऐसा एरिया है जहां पे आपको बहुत ही अलर्ट रह के
डिटेल्स भरनी है। आपने अपनी आंखें बंद करके अगर डिटेल्स भर दी तो ये गलत हो जाएगा। तो कन्वर्जन में आपको ध्यान रखना है कि आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। ये होने के बाद क्या है, देखो जब भी आप एलएलपी को जब भी आप पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हो एलएलपी में, या आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया, नेम रिजर्वेशन के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज लगता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज लगेगा, आपके पास ऑब्जेक्ट क्लॉज होना चाहिए। जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है दैट शुड मैच विद द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। इस डीड में क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ये ऑब्जेक्ट आपके एलएलपी के ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अच्छा, जब आप लोग नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको तो एक एक चीज, पहली चीज लगेगी कि आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज देना है, ठीक है। सेकेंड, आपको पार्टनर्स का कंसेंट देना है कि भाई पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, लिखो मतलब नीचे है, कुछ मत लिखो। पार्टनर्स क्या दे रहे हैं, आपको अप्रूवल दे रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आपकी पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड, वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्ट क्लॉज वो वेरीफाई करने वाले हैं। हेलो, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, नेम रिजर्वेशन के साथ सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो फिर आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा जहां पे आपको 200 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करोगे तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, अंडर प्रोसेसिंग में आ जाएगा, मतलब आपके साइड से खत्म हो चुका है। नाउ इट इज अप टू आरओसी टू अप्रूव द नेम ऑफ द एलएलपी। अगर आरओसी को लगता है कि नहीं नेम में कुछ प्रॉब्लम है या नेम अनडिजायरेबल है, हम नहीं अलाउ कर सकते हैं ऐसा नेम, तो आरओसी आपको रिसबमिशन देगा और बोलेगा नाम में ये सारे करेक्शंस करो। ये करेक्शंस करने के बाद फिर से आप रिसबमिट करो फॉर्म को, तो आपको फिर से वो करेक्शन करना है, रिसबमिट करना है। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा तो यू हैव टू गिव एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो एंड देन यू हैव टू रिसबमिट द फॉर्म। आप जब सारे रिमार्क को निकाल के जब आप फॉर्म को रिसबमिट करोगे तो आपका फॉर्म जो है अगेन अंडर प्रोसेसिंग हो जाएगा। और इफ आरओसी इज सैटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय यू, इट विल अप्रूव योर नेम। समझा आपको? तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको नाम रिजर्व करना है। अब जो भी नाम आपका रिजर्व हुआ है ना, जो भी नाम आपका रिजर्व हुआ है, दैट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days। Again, when I say 90 days, so do not count it as a 3 months. 90 days means 90 days only. तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही केयरफुली विद इन 90 days नाम रिजर्व होने के बाद आपको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट भी करना है। नहीं किया तो नहीं किया तो नेम एक्सपायर हो जाएगा। फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो करना, सारे डॉक्यूमेंट के साथ फिर से क्या करना, अप्लाई करना फॉर द नेम रिजर्वेशन। ये क्लियर है आप लोगों को? सेकेंड स्टेप क्या आता है, फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स विद द आरओसी। अब अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भरने हैं, आरओसी को क्या क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। तो सबसे पहला मैंने बात किया था फॉर्म फिलिप आता है। फॉर्म फिलिप आएगा। फॉर्म फिलिप में जैसे आप नॉर्मली एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन लगती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज जाएगी। क्या क्या जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जाएगा, एलएलपी के नाम का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जाएगा, रजिस्ट्रार का ऑफिस मतलब कौन से आरओसी के ज्यूरिसडिक्शन में आपका एलएलपी रजिस्टर होने वाला है, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करने वाला है, पार्टनर्स की डिटेल्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल्स, कितना कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं ये लोग, उनका जो ओरिजिनल कैपिटल होगा उसके हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है आपको फॉर्म फिलिप में भरनी है और फॉर्म फिलिप कंप्लीट करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिलिप कंप्लीट करते हो, सो दोज पीपल हु आर वर्किंग अंडर द कंप्लायंस टीम, यू नो हाउ टू फिल द फॉर्म फिलिप। क्या क्या लगता है उसमें, क्या क्या अटैच करते हैं बताओ? एनओसी लगाते हैं। एनओसी किसका रहता है, ओनर का रहता है। क्यों रहता है एनओसी? रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए। एनओसी के साथ क्या जाता है, ए बिल जाता है, बराबर। और क्या जाता है, सारे पार्टनर्स का पैन कार्ड जाता है, यस। और क्या जाता है, कंसेंट लेटर जाता है, सब्सक्राइबर शीट जाता है, यस और यस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप जैसे अगर आप नॉर्मल एलएलपी इनकॉर्पोरेट करोगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन लगता है, एज इट इज सब फॉर्म फिलिप में जाएगा। एडिशनल पार्ट कन्वर्जन का क्या है कि जैसे ही आप फॉर्म फिलिप भरोगे उससे एक लिंक्ड फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म फिलिप सबमिट करते ही फॉर्म 17 ओपन होगा। फॉर्म 17 में आपके पार्टनरशिप फॉर्म के डिटेल्स जाएंगे अलोंग विद द एलएलपी का डिटेल्स।
तो आपको ये अलग से कहीं फॉर्म 17 नहीं मिलेगा। इफ यू ट्राई कि आप जाओगे लॉग इन करोगे फॉर्म 17 ढूंढोगे और भरोगे तो नहीं मिलेगा एलएलपी फाइलिंग में। फॉर्म 17 इज द लिंक्ड फॉर्म विद द फॉर्म फिलिप। तो फॉर्म फिलिप जैसे कंप्लीट होगा आगे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कहां लेके जाएगा, वो फॉर्म 17 पे लेके जाएगा। और जब फॉर्म 17 पे लेके जाएगा तो फॉर्म 17 में आपको सारी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फॉर्म फिल करनी होगी। क्लियर है? अब जब आप फॉर्म 17 भरोगे तो देखो इसमें क्या क्या जाने वाले, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है फॉर्म 17 में, ये सारी की सारी नीचे लिखी हुई है। देखो सबसे पहले क्या है, ये पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में क्या जाएगा, एप्लीकेशन डिटेल्स जाएगा। पार्ट बी में क्या जाएगा, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जाएंगे, कुछ कुछ अटैचमेंट्स जाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या मांगेंगे आपसे, एसआरएन दे दो जिससे भी आपने क्या किया है, नेम रिजर्व करवा के लिया है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या था, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या था, वो इन्फॉर्मेशन डालो। फिर क्या डालना है, डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड था महाराष्ट्र में अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है जनरेट होके, वो आपको मेंशन करना होगा। आपने एप्लीकेशन किया है, अभी तक रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, तो क्या करोगे, एप्लीकेशन नंबर डाल के प्रोसीड करना है, बिकॉज यू हैव डन योर पार्ट ना। अभी तक वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो आप क्या करोगे उसके लिए, तो जहां पे भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फिर क्या है, डेट ऑफ अग्रीमेंट विच प्रोवाइड द डिटेल्स अराउंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। तो आपका जो ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म का जो अग्रीमेंट होगा, ओरिजिनल अलॉन्ग विद द सप्लीमेंट्री, जितने भी बार आपने चेंजेस करेंगे सारे के सारे अग्रीमेंट यहाँ पे आपको लगेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, पार्टनर्स फर्म में कितने थे वो आपको मेंशन करना है, और आपके एलएलपी में कितने पार्टनर्स होंगे वो मेंशन करना है। बताओ अलग होंगे कि सेम होंगे? ग्रेट। ये क्या होगा, ऑटो पॉपुलेट होकर आने वाला है। कौन सा वाला, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलिप में पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन भर के रखी हुई है, तो वहां से ये ऑटो पॉपुलेट करके लेगा, ऑटो कॉपी करके लेगा। पार्टनरशिप फॉर्म वाला आपको मैन्युअली भरना पड़ेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा पार्टनरशिप फर्म का, वो आपको पार्टनर वाइज मेंशन करना है। डिटेल्स ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, के सारे पार्टनर्स कंसेंट दे रहे हैं हमको, वहां पे अटैच कुछ ऐसा टिक 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 करना होता है कि ये टिक करो, हाँ सारे पार्टनर का कंसेंट आ गया है, एंड देन यू हैव टू गिव द अटैचमेंट फॉर दैट। और क्या है, डिटेल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी बीइंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड नो वन एल्स। मतलब अगर आप एज अ पार्टनर किसी और कंपनी में शेयर होल्डर या डायरेक्टर हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ओके, हेलो, हाँ। डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बहुत कंपलसरी और बहुत ही मैंडेटरी कंडीशन है पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट करने का, कि आपके सारे आईटीआर फाइल होने चाहिए। तो आपने लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा आईटीआर फाइल किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट जाता है, ये एक्नॉलेजमेंट इसमें जाता है विद द एक्नॉलेजमेंट नंबर। डिटेल्स ऑफ एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी, मतलब आपके फॉर्म के ऊपर कोई केस चालू है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ, तो उसके भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर चालू है तो, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ोगे, जबरदस्ती डालना मत। Whether any previous application for conversion has been refused by the registrar, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपको पूछा जाएगा वहां पे फॉर्म 17 में, कि क्या कभी आपने इसके पहले कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया था, इस फॉर्म का, सेम फॉर्म का, हाँ अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुआ क्या, तो क्यों रिजेक्ट हुआ। तो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप आंसर क्या सिलेक्ट करोगे, यस और नो, नो। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हुआ था कि नहीं हमने अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्ट हुआ था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआरएन मेंशन करना पड़ेगा कि क्या फॉर्म भरा था आपने और रीजन क्या था रिजेक्शन का। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो बताना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ एनी कंटिन्यूएंस ऑफ एनी कॉन्विक्शन ऑर्डर जजमेंट, कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट या फिर कोई अगेंस्ट आपके कोई सब बोलते ना नेगेटिव ऑर्डर पास हुआ है आपके अगेंस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर पास हुआ है तो, नहीं पास हुआ है तो यहाँ पे आप डिटेल्स देने वाले हो कि कोई केस चालू है, यहाँ पे केस चालू के खत्म हो चुका है, ऑर्डर आ चुका है, हमको सजा सुनाई जा चुकी है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। वेदर एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर देयर इन द फर्म, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में अगर यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो आपको उनका कंसेंट लेना कंपलसरी है कन्वर्जन के लिए, बिना उनके कंसेंट के आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर में आपका ऑप्शन के आंसर क्या आएगा, नो वी डू नॉट हैव एनी सिक्योर्ड
creditors and you can proceed further. देखो लिखा भी है, इफ यस, अगर आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, ऐसा नहीं कि 2 का लिया, 3 का लिया, मेजोरिटी का लिया. ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर का कंसेंट इज नेसेसरी. ठीक है. वेदर एनी क्लियरेंस और अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस में, फाइनेंशियल बिजनेस में हो या फिर कोई अदर बिजनेस में हो तो कभी कभी आपको अदर अथॉरिटीज के अप्रूवल भी लगते हैं. अगर वैसा कुछ नेचर है कि जहां पे आपको बिजनेस करने के लिए अदर अथॉरिटी का अप्रूवल लगता है, देन यू हैव टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ दोज अदर अथॉरिटीज. जैसे अगर आरबीआई का आपको रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है तो आप पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हो एलएलपी में, तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं. समझ में आया आप लोगों को? हेलो. पार्ट 1, पार्ट ए, जिसमें सारा क्या जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रहा है. अब पार्ट बी में क्या जा रहा है, कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन. बहुत सारे डिक्लेरेशन होते हैं जो ऑटो फिल्ड आता है फॉर्म में, आपको सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है. कंसेंट बाय द पार्टनर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म, ये भी आपको देना पड़ेगा. पार्टनर शैल स्टेट दैट ही और शी शैल बी लाइबल बोथ जॉइंटली एंड एज वेल एज सेवरली फॉर ऑल द लाइबिलिटीज इनकर्ड बिफोर द कन्वर्जन. अब जब आप पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन करने के टाइम पे जो लाइबिलिटीज थी और आपने जो भी अगर कुछ गलती किया है, आपने मिस्टेक किया या फ्रॉड किया या मिसरिप्रेजेंटेशन किया, तो जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी, आप सारे के सारे जो पार्टनर्स बन रहे हो एलएलपी के, सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसका भी कंसेंट लेते हैं. मतलब होता कैसे है ना, एक पार्टनर अगर प्रोफेशनल्स होगा तो प्रोफेशनल को समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या डिक्लेरेशन में है. जो बिजनेसमैन है तो उनको नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा है, क्या बोला जा रहा है. तो कभी कभी अनजाने में आप सारी चीजों को टिक कर देते हो और उसमें लिखे हुए सारी चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते हो, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि मैं लाइबिलिटी बेयर करूंगा. यू हैव टू बेयर, क्योंकि बिना, अगर आप लाइबिलिटी बेयर करोगे नहीं तो आपको हम कन्वर्ट ही नहीं करने देंगे. आप ऐसा तो बोल भी नहीं सकते हो ना कि मेरी पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी 1 करोड़ रुपए का था, अभी एलएलपी बन चुकी है, तो एलएलपी का तो लाइबिलिटी 0 है, तो पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी मैं नहीं लूंगा. कैन यू से दिस? कैन यू से दिस? क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म किसकी थी? तुम्हारी थी. कन्वर्ट भी क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ही हो रहा है. पार्टनर भी कौन है? तुम ही हो. तो तुम अग्री करते हो कि वो जो पार्टनरशिप फॉर्म की लाइबिलिटी थी वो सारी की सारी लाइबिलिटी कहां पे कैरी फॉरवर्ड होगी? एलएलपी में कैरी फॉरवर्ड होगी. एलएलपी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सारे कुछ बहुत सारे डिक्लेरेशंस होते हैं विच यू हैव टू फिल. जब आप फॉर्म 17 ओपन करोगे तो आपको देखिएगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाती रहती है. फिर ऐसे बहुत सारे कि आपको इसके पहले कभी क्या नहीं हुआ है, कोई कॉन्विक्शन नहीं हुआ है, आपको कभी किसी ऑफेंस के लिए सजा नहीं सुनाई गई, ऐसे कुछ डिक्लेरेशंस भी होते हैं, जनरल डिक्लेरेशंस, वो भी आपको टिक करने हैं, एंड देन ओनली यू हैव टू प्रोसीड. अनटिक करके चलेगा नहीं, आपको सब अग्री 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 करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. समझा आप लोगों को? अटैचमेंट क्या क्या है? अभी अटैचमेंट मतलब फॉर्म 17 के लिए, फॉर्म फिलिप के लिए मैंने आपको बता दिया, कंसेंट लेटर है, सब्सक्राइबर शीट है, और क्या है, पैन कार्ड है, अपना एनओसी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये हो गया. अब मुझे फॉर्म 17 के लिए बहुत सारे अटैचमेंट्स देने पड़ेंगे. तो सबसे पहला क्या है, देखो, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज मतलब आपका बैलेंस शीट एंड पीएनएल मांगा जा रहा है. क्या मांगा जा रहा है? बैलेंस शीट एंड पीएनएल. कब का मांगा जा रहा है? तो अगर आप कन्वर्ट करते हो ऑन 12th ऑफ डिसम्बर ऑफ 24, आपका एप्लीकेशन कभी जा रहा है 12th ऑफ डिसम्बर ऑफ 24 को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11th और 10th ऑफ नवंबर 24 का बैलेंस शीट बना के देना पड़ेगा, 30 डेज प्रायर टू द एप्लीकेशन. फिर आप बोल सकते हो कि मैं 30 नवंबर का दे देंगे बैलेंस शीट, तो चलेगा क्या? यस चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना पुराना होना चाहिए? वो 30 दिन. आज अगर आप एप्लीकेशन करो तो यहां से मैक्सिमम 30 दिन पे जाओगे, और जो भी 30 डेज आता है उसके पहले का बैलेंस शीट आपको बना के सीए सर्टिफाई करके अटैच करना पड़ेगा. इट हैज टू बी ऑडिटेड बैलेंस शीट, कि इसमें जो असेट लिखी है, इसमें जो लाइबिलिटी लिखी है वो सही है. ऑडिट करते हो ना आप लोग? हाँ, तो वो होना जरूरी है. सेकेंड क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी. आप अपना कंसेंट दे रहे हो कन्वर्ट करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में, उसका एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट आता है, उसका एक डिक्लेरेशन है, उसका आपको यूट्यूब पे लिंक या फिर आपको टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा. वो स्टेटमेंट्स कैसे कैसे होते हैं वो भी आपको साइन करके देना पड़ेगा. लिस्ट ऑफ ऑल द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अलॉन्ग विद देयर कंसेंट. मैंने बताया ना अभी ऊपर, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा तो उनका कंसेंट भी लगेगा हमको, तो उनके कंसेंट के साथ सिक्योर्ड क्रेडिटर का लिस्ट अटैच करना है. किस दिन का अटैच करोगे?
4 साल पुराना, 2 साल पुराना, तो लेटेस्ट बाय 30 डेज, आज की डेट से पीछे जाओ 30 डेज और उतने का ही क्या करोगे आप, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कंसेंट भी दोगे। तो जिस दिन आपने बैलेंस शीट बनाया उस दिन का ही आप क्या दे दो, कंसेंट दे दो और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स दे दो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मोस्ट रिसेंट आईटीआर, एकदम लेटेस्ट में आईटीआर, सबसे लास्ट वाला आईटीआर कौन सा गया था उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए। और अगर किसी दूसरे अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा तो उनका अप्रूवल लेटर, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई बेसिक चीजें। इसके साथ साथ एलएलपी का डीड, सॉरी पार्टनरशिप फर्म का डीड, ओरिजिनल एंड सप्लीमेंट्री, उसके साथ साथ पैन कार्ड किसका, पार्टनरशिप फर्म का, वो भी अटैच होता है इसमें। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। फिर जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आरओसी सारे डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। सब वेरीफाई करने के बाद आरओसी बोलेगा हाँ ये बराबर है, तो आरओसी क्या करेगा, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन आपने जो भी भेजा आरओसी को लगता है ये गलत है या इसमें मिस्टेक है, इसको रेक्टिफाई करो, तो आपको रिसबमिशन रिमार्क आएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करके दो। तो आप वो सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे और फिर एप्लीकेशन को रिसबमिट करोगे और फिर वो क्या करेगा, वेरीफाई करके अप्रूव करेगा। हेलो, हो ना सब यहाँ पे, गए नहीं ना मेंटली कहीं और? हाँ, तो ये इतना लंबा प्रोसेस है कन्वर्जन का। पार्टनरशिप फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, एलएलपी में कन्वर्ट करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ नीचे लिखी हुई है, उसके साथ साथ एलएलपी डीड और पैन कार्ड ऑफ द पार्टनरशिप डीड एंड पैन कार्ड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो प्रूफ कैसे होगा ना कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है। इसके लिए आपको पैन का कॉपी भी देना पड़ेगा। ये क्लियर है आप लोगों को? मैं यहाँ पे कुछ आपका ये पढ़ा दिया आपको, बोलो ना। हाँ, शो नहीं किया, आ सकता है। अगर आपके पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस चालू है, इट इज योर ड्यूटी, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना फॉर्म में कि कोई केस चालू है तो इंटीमेट करो। आपने इंटीमेट नहीं किया, आप चालाक बन रहे थे कि इंटीमेट कर देंगे तो हम पकड़े जाएंगे। एक काम करते, नहीं बताते आरओसी को, और आपने आरओसी को नहीं बताया और आपका मानो फॉर्म आपका एलएलपी आपकी बन भी गई, आपका केस चालू था, आपने नहीं बताया, आरओसी ने ट्राई किया जितना उनसे ट्राई हो सकता था, उनको नहीं समझा, उन्होंने आपके एलएलपी को अप्रूव कर दिया और आगे जाके उनको 1 साल 2 साल के बाद मालूम पड़ा कि क्या हुआ है, यहाँ पे केस चालू था, आपने इंफॉर्मेशन को क्या किया है, डिस्क्लोज नहीं किया, आपने नहीं बताया कि आपका केस चालू था। जब आरओसी को ये मालूम पड़ेगा किसी भी रिसोर्सेज से, आरओसी आपके कन्वर्जन को नल एंड वॉइड कर देगी, मतलब बोलेगी हमारी ये एलएलपी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जितने भी पार्टनर इन्वॉल्व थे कन्वर्जन में, किसमें, कन्वर्जन में जितने भी पार्टनर इन्वॉल्व थे सबको रिगेरियस पनिशमेंट मिलेगी, मतलब आपको फाइन लगाएंगे, आपके ऊपर आपको जेल भी होगा, जेल भी लेके जाएंगे, आपके ऊपर हेवी फाइन भी लगाएंगे। समझ में आ रहा है? आपके एलएलपी को बंद भी कर देंगे। ये क्लियर हो रहा है आपको? और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल है जिसने फॉर्म को सर्टिफाई किया, उसने भी तो नहीं इंटीमेट किया ना, तो प्रोफेशनल को भी पकड़ेंगे और बोलेंगे तू बता तूने क्यों नहीं किया ये। तो प्रोफेशनल बोलेगा मुझे बताया नहीं, बोलोगे तो मुझे नहीं पता, तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा ना, इसलिए मैंने नहीं डाला। और उसके लिए आपको अपने आप को बचाने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सर देखो इन्होंने डिक्लेरेशन साइन करके दिया हुआ है कि इनके ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन नहीं चालू है, इसके बेसिस पे मैंने ये फॉर्म भरा है, इसके लिए आई एम नॉट लाइबल फॉर दिस। तो प्रोफेशनल बचेगा। अगर प्रोफेशनल ने अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया तो प्रोफेशनल को भी फाइन लगता है, प्रोफेशनल के ऊपर भी केस होता है। समझ में आ गया? तो वो होता है। तो इसके लिए सारी के सारी इंफॉर्मेशन यू मस्ट डिस्क्लोज, अगर आप नहीं डिस्क्लोज करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। चलो ये क्लियर है आप लोगों को? स्टेप 3 में क्या आएगा, आपका एलएलपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। स्टेप 4 में क्या बनाना है आपको, एलएलपी का अग्रीमेंट बनाना है, जो अपना स्टैंडर्ड अग्रीमेंट होता है। आपने देखा है जब जहां यहाँ पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है हम वो चेंज करते हैं, अपना ड्राफ्ट रेडी रहता है, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करोगे और आप एलएलपी अग्रीमेंट में उसको मेंशन करोगे, एलएलपी अग्रीमेंट को साइन करवाओगे। साइन करने के बाद फॉर्म 3 करके कॉन्सेप्ट होता है जो विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन फाइल होना चाहिए। तो 30 दिन के अंदर ही अंदर क्या होना चाहिए, आपका अग्रीमेंट का कॉपी आरओसी तक पहुंच जाना चाहिए। नहीं पहुंचा तो अगेन पीनल कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। हेलो,
अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स। अभी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एलएलपी में कन्वर्ट हो चुकी है ना। अभी आपको ये बात किसको बतानी पड़ेगी, आरओएफ को बतानी पड़ेगी। मेरी पार्टनरशिप फॉर्म थी, मैं बिजनेस कर रहा था, अभी इसमें एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है। आप क्या करो, आप आरओएफ में से मेरा नाम निकाल दो, आरओएफ में से मेरी फर्म का नाम निकाल दो, तो वो रिमूव करते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन करना होता है। इट हैज टू बी डन विद इन 15 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा, फॉर्म फिलिप के साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपने भरे थे, एक्नॉलेजमेंट आईटीआर का, कंसेंट लेटर, सब्सक्राइबर शीट, पैन कार्ड, डीड, हेलो, 30 डेज बिफोर का जो बैलेंस शीट था, कंसेंट था क्रेडिटर का, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, वो सारी चीजें आपको अटैच करके एप्लीकेशन सबमिट करना होगा आरओएफ को। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या होगा, जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म के लाइबिलिटीज और असेट्स थे वो किसके पास आ जाएंगे, एलएलपी के पास आ जाएंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा था, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं। लॉ बोलता है क्या हो जाएगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे था, ये रिप्लेस हो जाएगा एलएलपी के नाम पे, और इसको हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि कभी पार्टनरशिप फर्म के साथ अग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, अग्रीमेंट एलएलपी के साथ ही हुआ था। समझ में आ रहा है आप लोगों को, और कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा और कंटिन्यू रहेगा, इनवैलिड अग्रीमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो उसे कुछ क्या है, इफेक्ट है। फिर आपके पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट होगा, आपको बैंकर को इंटीमेशन देना होगा कि हमारा ये नाम चेंज हो चुका है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, प्लीज आप इसमें भी चेंज कर दो। बैंकर चेंज करेंगे, जीएसटी चेंज करवाना पड़ेगा, पैन आपका चेंज होगा, पैन का भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो एलएलपी, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी हम बोलते हैं, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। तो अगर आपने कभी आइडेंटिफाई किया रहेगा तो पैन नंबर में जो 4th डिजिट होता है पार्टनरशिप फर्म का वो एफ होता है, एलएलपी का भी क्या होता है, एफ ही होता है। तो बहुत ज्यादा अपने को यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन इस पैन पे नाम तो चेंज होने वाला है, तो वो एक करना पड़ता है। जीएसटी में आपको चेंज करना पड़ता है, विच इज द मस्ट। और भी आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया रहेगा फर्म के नाम पे, वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन क्या होंगे, आपके चेंज होंगे। फिर आपके जो भी वेंडर्स है, जो भी आपके सप्लायर्स है, जो भी आपके बायर्स है, आप सबको इंटीमेट करोगे कि हमारा क्या हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, हम पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी बन चुके हैं, तो प्लीज आपके बुक्स में हमारा नाम चेंज कर दो, हर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारा नाम चेंज कर दो, हमको एज एलएलपी आप क्या करो, नोट डाउन करो, एज एलएलपी आप इसको रिप्लेस करो, अब हम पार्टनरशिप फर्म नहीं रहे। ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन से विद इन 14 डेज आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके लेटर हेड होते हैं, बैनर्स होते हैं, जो भी आपकी जहां पे विजिबिलिटी है, आपका अगर वेबसाइट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एलएलपी में कन्वर्ट हो चुके हो, उसका एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हमारे जो पार्टनरशिप फर्म थे अब किस में चेंज हो गई है, एलएलपी में चेंज हो गई। तो प्लीज इसको नोट करो, और आपके एलएलपी का नाम और एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ आप क्या करोगे, अपने लेटर हेड को रिप्लेस करोगे। रिप्लेस करने के इसे डायरेक्टली रिप्लेस नहीं होता, एक्चुअली आपको पुराना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और नया नाम, नया रजिस्ट्रेशन के साथ आपको उसे क्या करना पड़ेगा, 1 साल तक कम से कम यूज करना पड़ेगा। बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ये बिजनेसमैन को समझ में आएगा, तुम प्रोफेशनल हो ना, तुमको नहीं समझ में आएगा, ये बिजनेसमैन को समझ में आते हैं। हाँ प्रणव, कुछ डाउट है तुम्हारा? अगर आप ये ऐसा नहीं करते तो आपको पेनल्टी है मैक्सिमम 1 लाख रुपए की, मिनिमम 10,000 रुपीज की। 10,000 से शुरू होगा, 1 लाख रुपीज पे आके रुका देगा गवर्नमेंट इसको। और अगर फिर भी आप नहीं सुनते हो, आप डिफॉल्ट कंटिन्यू करते रहते हो, तो यस 50 रुपीज पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 500 रुपीज पर डे आपका क्या होगा, फाइन है। तो मैक्सिमम मिनिमम लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, वो कौन डिसाइड करता है, आरओ से डिसाइड करता है, और कोई डिसाइड नहीं करता। वो बोलेगा 500 रुपया लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो 500 रुपया पर डे का आपका क्या लगेगा, फाइन लगेगा। करते रहना आराम से, क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत पैसे है बिजनेसमैन के पास, है राखी। हाँ, तो इसके साथ ही साथ क्या होता है, आपका ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट है वो खत्म होता है। आई नो इट वाज अ हेक्टिक एंड हेक्टिक शेड्यूल,
मैं आपको फॉर्म 17 नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि फॉर्म 17 दिखाने के लिए मेरे पास फॉर्म फिलिप होना चाहिए, फॉर्म फिलिप होने के लिए मेरे पास नेम रिजर्वेशन होना चाहिए, नेम रिजर्वेशन होने के लिए मेरे पास कन्वर्जन का काम आना चाहिए। जितने भी काम आए थे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अभी हमारे पास करंटली कोई भी कन्वर्जन का काम नहीं है। यस, अगर कोई कन्वर्जन का काम आता है तो डेफिनेटली प्लीज टीम कंप्लायंस याद रखो, या तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, जो स्टेप आते हैं, जो नए नए पार्ट्स आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके एक जगह पे रखो, ताकि ट्रेनिंग मॉड्यूल में उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे और अगली बार आपको वो दिखा देंगे। तो उससे जो भी काम करेगा उनको समझ में आया कि फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन कैसे भरनी होती है। एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन? देखो अभी ये चीज ऐसी है ना कि अनलेस यू डू इट यू विल नॉट फील द फन ऑफ इट। ये करने में अलग ही मजा आता है, वो इन्फॉर्मेशन डालने में, वो क्वेश्चंस के आंसर देने में, वो अपने आप में एक मजा है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे बड़े बड़े, सी दिस कन्वर्जन इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। वी हैव डन अ कन्वर्जन ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंटिटीज। नाम रिजर्व करवाने से लेके पूरा कन्वर्जन कंप्लीट कराने तक का बहुत हमने मेहनत किया, बहुत पापड़ बेले हमने। बट विदाउट लाइसेंसिंग वी हैव डन अ लॉट ऑफ कन्वर्जन, एंड जैसा क्लाइंट को चाहिए नाम एंड ऑल, वैसा नाम उनको हमने दिलवा के दिया है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द टीम कंप्लायंस, कि जब कोई कुछ आता है ऐसा कि नहीं ये मुझे ऐसा ही चाहिए, सो टीम कंप्लायंस बिना पैसा दिए करवा देती है वो, तो वो हो जाता है। तो अपने बहुत सारे P2P एसोसिएट के साथ भी हुआ है। आई होप तुम लोगों को टाइम मिलेगा कभी ना कभी कन्वर्जन का काम करने का। वंस यू डू द कन्वर्जन यू विल फील एंड यू विल लव इट। फिर बोले कि इनकॉर्पोरेशन में मजा नहीं है, कन्वर्जन ही करते इसमें मजा आ रहा है। फॉर्म 17 भी है ना, तो फिर वो दिखा सकते हैं उसको। मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, कल के लेक्चर में दिखा देती हूँ कि इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, बट सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट अपफ्रंटली शो ना, क्योंकि यूट्यूब पे जाने वाला है, तो वी हैव टू हाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड देन ओनली वी कैन शो द फॉर्म कि ये फॉर्म ऐसा दिखता है, तो लोगों को आइडिया आ जाएगा कि फॉर्म ऐसा दिखता है। ठीक है, नाउ डू यू हैव एनी डाउट? तुमको पहले बताओ समझा क्या? कल को कन्वर्जन का काम आएगा, अगर मानो 10 एसोसिएट ने 10 कन्वर्जन दिया, विल यू पीपल बी एबल टू डू इट? आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी की तो आवाज भी नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू।